जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग मोहम्मदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन हैं, उनको जानना ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको देख करके अच्छी तरह से समझ सकें। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे भी और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहली डिफिनीशन रिक्त समुच्चय के बारे में। तो रिक्त समुच्चय यानी द एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित न हो। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो तो ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं या अगर फाई से नहीं प्रदर्शित करते हैं तो मझोला कोष्ठ बना करके दिखा देते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से या ये जो मझोला कोष्ठ है मझोले कोष्ठ से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। और हम आपको बता दें कि इसको नल सेट भी कहा जाता है। नल का मतलब रिक्त, खाली। जैसे देखते हैं कोई लड़का बिल्कुल बेकार होता है तो कह देते हैं लोग कि ये बिल्कुल नल्ला है, यानी ये किसी काम का नहीं है। तो नल का मतलब होता है रिक्त, खाली, किसी काम का नहीं। तो ये नल सेट होता है, इसको हम वाइड सेट भी कहते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। इसके बाद अच्छा अगर हम एक उदाहरण लें रिक्त समुच्चय का। हम कहें कि रमेश एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में पढ़ता है। तो क्या ऐसा संभव है कि रमेश क्लास 10th में भी पढ़ रहा हो और क्लास 11th में भी पढ़ रहा हो? कोई एक स्टूडेंट किसी एक ही क्लास में पढ़ेगा, दोनों क्लास में नहीं पढ़ सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय है। अब इसके बाद दूसरा आता है परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय किसे कहेंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे हम कह दें कि आपके कक्षा में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों की संख्या, तो आपके कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे 10 विद्यार्थी हों या 20 विद्यार्थी हों या 50 विद्यार्थी हों या 100 विद्यार्थी हों, विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब इसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, जिसे गिना न जा सके, उसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय का कोई उदाहरण हो सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित जीवधारियों का समुच्चय। तो इस पूरे ब्रह्मांड में छोटे से छोटे जीवधारी उपस्थित होते हैं, बड़े से बड़े जीवधारी उपस्थित होते हैं। तो अगर इस पूरे ब्रह्मांड में जीवधारियों की संख्या देखा जाए तो यह एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा अब अगला आता है समान समुच्चय। तो समान समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, इसमें ए बी सी डी 4 अवयव हैं और कोई दूसरा समुच्चय भी है
उसमें बी सी डी ए है। तो आप देख रहे हैं कि ए में जो अवयव है वो बी में भी है। ए में ए है, बी में भी ए है, ए में बी है, बी में भी बी है, ए में सी है, बी में भी सी है, ए में डी है, बी में भी डी है। तो ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव समान हो, तो ऐसे दो समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहते हैं। और अगर ए तथा बी समान समुच्चय होंगे तो हम इसे ए बराबर बी लिख देंगे। अब इसके बाद ये प्रश्नावली 1.2 हम लोग शुरू करेंगे। और चलिए देखा जाए प्रश्नावली 1.2। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो चारों डेफिनेशन बताई गई, ये चारों डेफिनेशन आपको जरूर समझ में आया होगा। रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय, क्योंकि इन्हीं सब की जरूरत हम लोगों को प्रश्नावली 1.2 में पड़ेगी। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हमको बताना है कि कौन रिक्त समुच्चय है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जरा देखिए विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। तो पहली विषम संख्या होती है 1, इसके बाद 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो आपसे कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 2 से भाज्य है। आप देख करके बताइए कि ये तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। मतलब कोई ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये रिक्त समुच्चय है। तो ये पहला रिक्त समुच्चय है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखें सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3 होती है, फिर 5 होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो जानते हैं क्या कह रहा है कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी हो। तो आप देख रहे हैं कि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमको एक अवयव जरूर मिल जाएगा जो सम भी है और अभाज्य भी है, और वह है 2, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में दिया है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स इज लेस देन 5, यक्स का मान 5 से छोटा है, और साथ ही यक्स इज लेस, एक्स इज ग्रेटर देन 7। मतलब कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो? तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी रिक्त समुच्चय हुआ था, ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी रिक्त समुच्चय होगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो 2 समांतर रेखाएं, देखिए एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। ये 2 रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो
तो बताइए कोई ऐसा बिंदु आ रहा है जो दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ माने कॉमन हो। कोई ऐसा बिंदु है जिससे ये दोनों रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। इसका मतलब कि इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, अतः यह रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पर आप देखें इन चारों में से फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये चारों रिक्त समुच्चय थे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो अभी हमने बताया कि जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित कहते हैं, और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अपरिमित कहते हैं। फर्स्ट देखिए, वर्ष के महीनों की संख्या, तो वर्ष में 12 ही महीने होते हैं ना, तो इसको तो गिना जा सकता है। इसका मतलब कि ये परिमित समुच्चय है। फिर दूसरे वाले को देखें तो ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन का मतलब ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अब तीसरे पर आ जाएं तो ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9900, मतलब ये 1 से शुरू होगा और 100 पे जाके ख़त्म होगा, यानी इसमें 100 संख्याएं होंगी। यानी यहाँ संख्याओं की संख्या, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं वो निश्चित हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आवें, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक होंगे ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए ये जो है अपरिमित समुच्चय है। अब इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पे आवें, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ऐसे अभाज्य पूर्णांक जो 99 से छोटे हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद 3 होती है, और इस तरह से गिनते हुए चले जाइए। देखिए कि 99 से छोटे कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इनकी भी संख्या निश्चित होती है, इसलिए ये परिमित समुच्चय होगा। और हमें उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से तैयार करें, आप वीडियो को लाइक भी करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि अच्छी तरह से मैथ आपको समझ में आए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।